नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द वर्स के एपिसोड। व्हाट ये एपिसोड कौन सा है? एपिसोड 18। सो आज आई होप आप सबको आइडिया लग गया होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। और या आई एम एट जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट। आज डेट है आज डेट क्या है? 18। हाँ, नेल्सन मंडेला का बर्थडे आज डेट है 18 जुलाई 2025। रात के कितने बज रहे भाई? रात के 1:07। रात के 1:07। आज मेरे साथ श्रीवास्तव भी है, लेकिन वो ऑफ कैमरा है। इंतज़ार कर रहे हैं। अरे श्रीवास्तव तो श्रीवास्तव सोया। तो अभी मैं शाम को क्या कहते हैं, मैं और अनीश शाम को ही यहाँ पे प्रोटेस्ट में आ गए थे। और उस टाइम से हम ऐसे क्या कहते हैं, प्रिंट आउट लेके घूम रहे हैं। अगर आई होप आपको दिख रहा होगा। और सबसे अट्रैक्शन वाला हमारा ये है। सो ये सबसे हमारा अट्रैक्टिव पोस्टर है, जो भी है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ की हमारी, बहुत सारे लोगों ने हाथ मिलाया, इंटरव्यू लिए। सो वो एक्सपीरियंस अलग बात है। अपने पे कर वो एक्सपीरियंस अलग बात है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मेरा रुमाल बहुत ज़्यादा गीला हो गया है, तो पसीना पोंछते पोंछते पूरा गीला हो गया है। सो आई होप मेरी आवाज़ आपको अच्छे से आ रही हो। बैकग्राउंड में हो सकता है थोड़ी नॉइज़ हो, बट मैं जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ। सो पहले मैंने सोचा कि पहले मैं प्रोटेस्ट का पार्ट हो जाता हूँ, पहले अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर देता हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगा वीडियो अच्छे से। तो हम पहले प्रोटेस्ट किए, पिछले 5-6 घंटे से घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की राय जान रहे हैं। हमने स्टेज पे भी स्टेज के पास गए। द पिंच का रिपोर्टर से मैंने हाथ मिलाया। आई डोंट नो हिज नेम, न्यूज़ पिंच वाले, आई डोंट नो हिज नेम। बट हाँ, लेट्स गेट बैक टू टॉपिक। सो एक्चुअली इस वीडियो का जो टॉपिक है, आप सबको टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा। डज प्रोटेस्ट इवन वर्क? सॉरी, मैं नारा लगाते लगाते मेरा गला थोड़ा थक गया है, और मैं भी थोड़ा थक गया हूँ। सो हो सकता है कि मैं अच्छे से चीज़ें प्रोनाउंस ना कर पाऊँ। बट या, डज प्रोटेस्ट इवन वर्क? आज का वीडियो का टॉपिक ये है, जिसके लिए बहुत अच्छा वेन्यू है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। सो एक्चुअली जब 6 जून को ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, उसके कुछ दिन बाद ही मुझे ये आइडिया आया था। बट जैसा कि ठहरा मैं एक नंबर का आलसी, तो हो गई देरी। और उसके बाद फिर मैंने इस बार मैं प्रिंट आउट वाले स्क्रिप्ट लाया हूँ, प्रिंट आउट करके 7 पन्नों की स्क्रिप्ट है, डिटेल्स में। सही है। तो प्रोडक्टिविटी शो करने के लिए नहीं, ताकि मेरे को अपनी खुद की राइटिंग समझ आए। और इस बार थोड़ी डिटेल्स ज़्यादा शेयर करनी थी, तो मैं अगर नोटबुक या डायरी में ऐसे पेज पे लिखता तो मैं खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता, जैसे कि मेरी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्ट होने की। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। प्रोटेस्ट, जो यहाँ का प्रोटेस्ट हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन मेरा जो टॉपिक है, डज प्रोटेस्ट इवन वर्क? क्या प्रोटेस्ट काम भी करता है? तो शुरू से शुरू करते हैं। कुछ टाइम पहले जब नीट सबसे ये प्रोटेस्ट का बवाल स्टार्ट भी कहाँ से हुआ? नीट एग्ज़ाम से और सीजीआई के कॉकरोच वाले स्टेटमेंट से, ठीक है। सो वो स्टेटमेंट के बाद एक सटायरिकल पार्टी बनी, कॉकरोच जनता पार्टी, जिसको मैं भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करता हूँ। और क्योंकि मैंने खुद सीजीआई के ऊपर वीडियो बनाई थी, उनको क्रिटिसाइज़ करते हुए। या सो अब ये 6 जून को जब प्रोटेस्ट होने वाला था, तब तो मैं जा नहीं पाया था, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन से थोड़े मेरे ऊपर। बट अब जब ये प्रोटेस्ट में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है, उनका रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है, तो इस प्रोटेस्ट के मैं फुल सपोर्ट में हूँ आज। और हाँ, आज के दिन ही सोनम सर को यहाँ से ज़बरदस्ती उनके स्टेज से अब्डक्ट कर लिया गया। बट मैं उन पे आऊँगा, करंट अफेयर्स पे आऊँगा। बट मैं अभी बात करना चाहता हूँ थोड़ी हिस्ट्री की। ये सब स्टार्ट कहाँ हुआ था, ये प्रोटेस्ट मेरी ज़िंदगी में कहाँ से आए, थोड़ा बहुत रिकैप होगा, आपकी रिवीजन हो जाएगा। सो बट बिफोर नोइंग दैट कि प्रोटेस्ट काम करता है नहीं करता, ठीक है। उससे पहले एक क्वेश्चन आता है कि वाई प्रोटेस्ट आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो प्रोटेस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो शुरू से शुरू करते हैं।
सो मेरी ज़िंदगी का जो सबसे पहला प्रोटेस्ट मेरी मेमोरी का है, मेरी मेमोरी का जो सबसे पहला प्रोटेस्ट है वो है अन्ना हज़ारे का 2011 वाला क्या कहते हैं लोकपाल बिल के लिए जो आंदोलन उन्होंने किया था। बट उस टाइम मैं बच्चा था, एक्चुअली फर्स्ट क्लास में था 2001 में, तो मुझे उतना ध्यान नहीं था। वो बस मेरे लिए एक न्यूज़ थी जैसे बाकी न्यूज़ होती है। मैं कुछ ध्यान देता था नहीं न्यूज़ पे, कौन बच्चा ध्यान देता न्यूज़ पे। तो उस पे मैं अभी बात नहीं करूँगा क्योंकि दैट वाज़ नॉट माय फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। बट हाँ, फर्स्ट मेमोरी वही थी कि एक आंदोलन करके, प्रोटेस्ट करके चीज़ होती है, भूख हड़ताल करके कि ऐसी चीज़ होती है। सो जो सबसे पहला मेरा क्या कहते हैं प्रोटेस्ट को लेके, ये रेवोल्यूशंस को लेके मेरा जो सबसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था वो था 9th क्लास में, जब मैं छोटा बच्चा था। हाँ, मैं उस टाइम 9th में भी छोटा बच्चा था, अभी भी छोटा बच्चा हूँ। आज भी यहाँ पे भी मुझे बहुत लोगों ने छोटा बच्चा ही समझा है, मुझे नाबालिग कह रहे हैं, 15 साल का स्कूल का बच्चा समझ रहे हैं, क्योंकि मैं स्कूल का ड्रेस पहन के आया हूँ, अपने शर्ट होता है। बट या वो अलग बात है। तो 9th क्लास की हिस्ट्री, ठीक है। सबसे पहली बार मैंने हिस्ट्री की बुक में प्रोटेस्ट एंड रेवोल्यूशन के बारे में जाना था, 9th क्लास की हिस्ट्री की बुक में। Though the chapter through the chapter called French Revolution and Russian Revolution, ठीक है। 9th क्लास में एक चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन और नाजिज्म, ठीक है। तो मुझे वहाँ से पता चला था पहली बार ऐसे रेवोल्यूशंस, प्रोटेस्ट के बारे में। दैट वाज माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ एनी प्रोटेस्ट और रेवोल्यूशन, ठीक है। टीवी वाले प्रोटेस्ट बस न्यूज़ की तरह थे मेरे लिए। और जिस मेरी उम्र के जितने ज़्यादातर बच्चे हैं उनके लिए जो टीवी पे जो प्रोटेस्ट दिखाए गए वो एक तरह से न्यूज़ के लिए थे। आज का जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है वो भी एक तरह से बस लोगों के लिए एक नॉइज़ है। बस इंस्टाग्राम पे एक टॉपिक है बात करने का, लाइक करने का, शेयर करने का, बस उतना। पर कोई लिटरली ले नहीं रहा है ज़्यादातर यूथ इस प्रोटेस्ट को। यहाँ देयर आर सम सीरियस पीपल हियर, और मैं जब यहाँ पे बहुत सारे सीरियस पीपल हैं जब से सोनम सर को यहाँ से अपडेट किया गया है। आज यहाँ की पॉपुलेशन भी बढ़ गई है। आई गॉट टू नो अबाउट कॉमन पीपल। हाँ, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मुझे पहली बार पता चला था कि जो कॉमन पीपल है वो अपनी अथॉरिटी के खिलाफ रिवोल्ट कर सकती है, अपने राजा, अपने उत्तराधिकारी के खिलाफ रिवोल्ट कर सकती है। ये चीज़ मुझे सबसे पहली बार फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सिखाई थी। मैंने टीवी पे नहीं देखा था कभी कि कोई प्रधानमंत्री ऐसे इस्तीफा दे रहा। बच्चा था ऑब्वियसली बात है, सॉरी, मैं नहीं देखता था उतना न्यूज़। ओह, मेरा गला दर्द होने लग गया यार। सो मेरी उम्र के ज़्यादातर बच्चों ने, जो अगर मेरी तरह है, अगर उन्होंने न्यूज़ पे उतना ध्यान नहीं दिया था, तो उनको ज़्यादातर रेवोल्यूशन के बारे में, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पता चला था, 9th क्लास में पता चला था। सो बट क्या कहते हैं, वी नो अबाउट आवर फ्रीडम फाइटर्स एंड द फाइट फॉर आवर फ्रीडम। अपने फ्रीडम फाइटर्स और उनके फ्रीडम के फाइट के लिए हम जानते हैं, बट द फाइट बट दैट फाइट हैपन बिटवीन अस एंड आउटसाइडर अथॉरिटी, ठीक है। तो जो वो फ्रीडम फाइटर वाली लड़ाई थी, जो वो रिवोल्ट था, वो जो क्या कहते हैं प्रोटेस्ट था फ्रीडम को लेके, उसके बारे में जानता था। बट दैट वाज लाइक समथिंग अस वर्सेस आउटसाइडर। कोई आउटसाइडर बंदा के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नेचुरल, एक प्राइमेट फीलिंग है, प्रिमिटिव फीलिंग है कि कोई भी अपने कम्युनिटी से जो बाहर का बंदा होगा उसको थोड़ा बहुत हम डिसलाइक करते, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते कि वो साथ में ना आए। तो वो लाजमी है, एक क्या कहते हैं एक प्राइमल फीलिंग है, ठीक है। बट अस वर्सेस अस, जो हमारे पीपल हैं, जो हमारे लोग हैं, उन्हीं के खिलाफ जाना, वो मैंने नहीं सुना था पहले, फ्रेंच रेवोल्यूशन से तो पहले तो नहीं। Through French Revolution, we students learn that we can oppose our own authorities if they try to oppress us. It was like कि हमारी लाइफ में एक नया पर्सपेक्टिव खुल गया हो, ठीक है। सो अब मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन था क्या। बिकॉज देयर इज़ न्यूज़ अबाउट दिस चैप्टर कि इसको रिमूव कर दिया गया है, उस पर भी मैं बात करूँगा। बट फ्रेंच रेवोल्यूशन था क्या, थोड़ा सा जान लेते हैं, और था क्या, और हाउ एंड वाई इट स्टार्टेड, ठीक है।
Let me hold this. So फ्रेंच रेवोल्यूशन, आप सभी का स्वागत है भाई की पढ़ाई यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन। France before the revolution 1789 to 1799 divided society into three states. The first state clergy, the second state nobility, and the third state commoners. The king was considered part of no state above all of it. So before the revolution, French society तीन parts में बटी हुई थी। क्या कहते हैं, the first state, the second state, and the third state. So you had a country where 90% of the population was funding the luxuries of the remaining 10%, and and zero political say. So सीन ऐसा था कि 90% पॉपुलेशन जो टॉप 10% पॉपुलेशन थे उनके लग्जरीज को फंड करी थी, जो कि आजकल के टाइम में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है स्कूल के। हाँ। सो इसकी शुरुआत होती है अमेरिकन रेवोल्यूशन से, जब फ्रेंच फाइटर्स अमेरिका में फ्रीडम फाइट करके आए, अमेरिका की हेल्प करके आए फ्रीडम गेन करने में ब्रिटेन से। सो जब फ्रेंच फाइटर्स ने उनको लड़ते हुए देखा, तो उनके दिमाग में ये बात आई कि जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, हाँ। सो उसके बाद अपने वो घर आया, फिर एक स्टेट जनरल्स की मीटिंग हुई। द ट्रेडिशनल फ्रेंच लेजिस्लेचर बना 1789 में। Deputies from the third state argued that their chamber should have equal voting powers as the other two states because it represent most of the population. So उनका the third states के लोगों का कहना था कि थर्ड स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड पर्सन है, तो उनके वोटिंग राइट्स ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि वो उनकी लग्जरीज को फंड करते हैं और पहली बात उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब ये सब चल रहा था, किंग ने मना कर दिया उनके लेजिस्लेशन को मानने से। उसके बाद उसी के बाद फ्रांस में फूड क्राइसिस आ गया। ब्रेड के प्राइसेस इतने महंगे हो गए कि कोई गरीब आदमी उसे खरीद ही नहीं सकता था। सो दीज थ्री थिंग्स आर द स्टार्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस। और इसका सबसे पहला सिग्नेचर मूव था जुलाई 14। आज जुलाई 18 है और जुलाई 14 क्या थोड़ा सा कोइंसिडेंट है। जुलाई 14 1789 में व्हेन राइटर्स स्टॉर्म द बैस्टिल फोर्ट्रेस इन अटेम्प्ट टू सिक्योर गन पाउडर एंड वेपन्स। तो इस फूड क्राइसिस के बाद लोगों में आक्रोश बढ़ा और उन्होंने बैस्टिल के फोर्ट पे अटैक कर दिया गन पाउडर और गन्स सिक्योर करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। And many considered this event now commemorated in France as a national holiday, as the start of the French Revolution. So Bastille के अटैक को स्टार्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है। बट जो शुरू में जो थ्री पॉइंट्स थे वो एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट थे, जो डोमिनो का फर्स्ट इफेक्ट होना शुरू हुआ था। आई नो दिस इज़ कुछ लोगों को बोरिंग लग सकता है, बट हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाती है आज को लेके। तो हिस्ट्री जान लो थोड़ा, अगर किसी ने स्कूल में नहीं पढ़ा तो। सो अब ये क्या कहते हैं, द बैस्टिल वाज अ प्रिजन। वैसे वो प्रिजन था और सिंबल ऑफ रॉयल टेरिनी। उसको तोड़ना एक तरह से प्रिजनर को फ्री करना नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ सात प्रिजनर थे उस प्रिजन में। इट्स मोर अबाउट सिम्बॉलिक डिस्ट्रक्शन, ठीक है। इट्स मोर अबाउट द एक्ट ऑफ सिम्बॉलिक डिस्ट्रक्शन। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ मंत्रियों ने कहा कि यहाँ पे एंटी नेशनल लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, ऐसा पता नहीं क्या क्या है। स्टूडेंट कोई नहीं है, तो मैं ये अपने स्कूल की ड्रेस पहन के आया हूँ दिखाने के लिए कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं भी एजुकेशन सिस्टम से परेशान था और आगे की जनरेशन आने वाली है वो परेशान ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट जाहिर करने आया हूँ, ठीक है। तो 1789 में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ, मोनार्की को लिमिटेड कर दिया गया। बट 2 साल बाद 1793 में लुई 14 क्या कहते हैं, लुई 16 को एग्जीक्यूट कर दिया गया। उनकी बीवी को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया था शायद से। और फिर ये बवाल हुआ, रेवोल्यूशन हुआ। फिर 1799 में ये रेवोल्यूशन ख़त्म हुआ, जब नेपोलियन ने अपने हाथ में पावर ले ली फ्रांस की, तब जाके ये फ्रेंच रेवोल्यूशन ख़त्म हुआ। सो अब ये थोड़ा बोरिंग था, आई नो, मैं हो सकता है मैं सही से समझा नहीं पाया, बट सवाल ये, डिड दे सक्सीडेड? क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन सक्सेसफुल रहा?
इसका आंसर क्लियर यस एंड नो नहीं है, बट कंसीडर दैट कि हम उसके बारे में भी बात कर रहे हैं, सो यस, it was a success, but not in the way it intended. The monarchy was destroyed, feudalism was abolished, the Declaration of Rights of Man became a template for democracy worldwide. But the republic it created immediately descended Louis 16 execution. जो execution के बाद उसके बाद लुइस के किंग के एग्जीक्यूशन के बाद फ्रांस में टेरर फैल गया और नेपोलियन की डिक्टेटरशिप आ गई. सो द डीपर सक्सेस वाज आइडियोलॉजिकल, और आइडियोलॉजिकल सक्सेस भी बहुत बड़ी बात होती है, तभी हम उसके बारे में आज बात कर रहे हैं. It proved to the entire world that monarchy could be overthrown by its own people. That idea spreads like a virus across the next country. तो वो तो फिर भी मोनार्की थी, किंग क्वीन का राज था, ये तो फिर भी डेमोक्रेसी है, तो देयर इज सम चांस टू अबॉलिश देम. ठीक है, अब आते हैं इनके एनसीईआरटी के रिमूवल की. ठीक है, सो फर्स्ट मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं की थी, बस मैंने न्यूज़ में सुना था कि एनसीईआरटी क्या कहते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन और नाजिज्म को के जो चैप्टर्स हैं इनको रिमूव करने वाली है. बट फिर मुझे पता चला रिमूव नहीं करी, वो क्लास 9 से क्लास 10th में ट्रांसफ़र कर रही है. बट सवाल यही है, पहले उन्होंने जुडिशरी का जो करप्शन वाला पार्ट था उसको हाइड करने की कोशिश की. अब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, इनको हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं. तो मेरा सवाल ये है कि बच्चों से सच छुपाने का क्या फ़ायदा. मैं बताता हूँ जवाब, मुझे भी पता है. बच्चों से सच छुपाने का ये फ़ायदा है कि बच्चे सवाल नहीं करेंगे गवर्नमेंट से, बच्चे बनेंगे अंधभक्त. अगर किसी बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि एक जो अथॉरिटी है उनको चैलेंज किया जा सकता है, जो कि मोस्टली बच्चों को स्कूल से पता चलता है. न्यूज़ में फॉल्स नैरेटिव चलते रहते हैं और न्यूज़ में कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बोलता नहीं है. तो ये जो स्कूल्स की बुक्स है, ये जो स्कूल्स के टीचर है, इनकी ज़िम्मेदारी होती है और इनमें ये सिखाती है कि ये 9th-10th के बच्चों को, ऐसे एडोलसेंस बच्चों को ये सिखाती है कि जो अथॉरिटी फिगर है वो सिर्फ हम पे रूल करने के लिए नहीं बना, वो हमें सर्व करने के लिए बना है. उनको क्या कहते हैं, हम उनको चैलेंज कर सकते हैं. अगर वो हमको अप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो हमको अप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उनको चैलेंज कर सकते हैं, ना कि हम चुपचाप उनकी बात मान सकते हैं. तो यही छिपाना चाहते हैं. मेरा तो ख्याल यही है कि वो नहीं चाहते कि लोग, बच्चे को जल्दी पता चले. तो नई जनरेशन आए, वो एक नंबर की अंधभक्त पैदा हो, अंधभक्त बने, तो गवर्नमेंट से कोई सवाल नहीं कर पाएगा. सो ये तो फ्रेंच रेवोल्यूशन अपने देश की बाहर की बात रही. अपने देश के अंदर की बात करते हैं. सबसे पहले ब्रिटिश एरा की बात करते हैं. ब्रिटिश एरा में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे फ्रीडम को लेके. तो ये वही बात हुई, ब्रिटिश एरा इज़ लाइक आउटसाइडर वर्सेस अस की बात थी, और फ्रेंच रेवोल्यूशन मोर लाइक अस वर्सेस अस. हो जा. सो जो ब्रिटिश कॉलोनिज्म में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, जो मेजर थे. जो सबसे पहला जो हमने पढ़ा था, द चंपारण सत्याग्रह 1917 का, गांधी फर्स्ट एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया. वेर मेरा दोस्त वहीं से था. मैं ना किनकटिया सिस्टम. Sorry guys, I forgot to write where it was, but I vividly remember it was in Motihari, I think. मोतिहारी नहीं यार, मोतिहारी में नहीं, चंपारण सत्याग्रह. मैं पता नहीं, मैं सॉरी, मैं सलमान के तेरे चला गया था ना, उसके याद एक अलग कुछ हुआ था. सॉरी. सो या द चंपारण सत्याग्रह, उन्होंने पहला सिविल और डिसोबीडियंस का एक्ट किया था गांधी जी ने. वो टू अबॉलिश तिनकठिया सिस्टम, जो इंडिगो फार्मिंग का तिनकठिया वाला सिस्टम था, जो हैवी टैक्सेस थे, उसको रिमूव करने के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया था. इट वाज स्मॉल,
स्मॉल बट इट वाज लो विन, छोटा था लेकिन वो एक जीत थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग प्रोटेस्ट हुए, जैसे कि द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। लेकिन चौरी चौरा के अहिंसक कांड के बाद उन्हें रोकना पड़ा। और द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ठीक है, द फाइनल नेल इन कॉफिन, अंग्रेज़ और भारत छोड़ो वाला क्या कहते हैं 1949 का मूवमेंट। बट हाँ, ये भी हो गया, ये आउटसाइडर वाली हो गई बात। लेकिन इससे पता चलता है एक अच्छे देश में एक अच्छा क्या है, ये तो कॉलोनिज्म वाला देश था, तब भी उन्होंने गांधी जी ने और बहुत सारे लोगों ने अपने प्रोटेस्ट किए, प्रोटेस्ट जाहिर किए। और बात ये है कि जो कॉलोनिज्म सरकार थी, जो मोनार्की वाली सरकार थी, उन्होंने उनकी बात सुनी, उनकी बात समझी और कोशिश की उनको सॉल्यूशन देने की, अपना फ़ायदा करते हुए ऑब्वियसली, बट एटलीस्ट उनकी बात सुनी और उनकी मांगों को माना गया। सो अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस की। ठीक है, मैं पता नहीं माइक दूर क्यों चला जा रहा बार बार, मेरा हाथ थक गया शायद, हो सकता है। सो बिफोर इंडिपेंडेंस तो हो सकता है, नहीं, यहाँ डालता हूँ तो आवाज़ नहीं आती, यहाँ रखता हूँ तो अच्छे से आवाज़ आती है। सो ये तो पुरानी बातें हो गई, पुराना ज़माना था, पुराने तरीके का प्रोटेस्ट था। अब थोड़ा क्या कहते हैं, थोड़ा नया बात करते हैं। ना ना, अब कुछ आज़ादी के बाद की बात करते हैं। आज़ादी के बाद भी बहुत सारे इस देश में प्रोटेस्ट हुए, क्या कहते हैं, लाइक एंटी हिंदू इम्पोजिशन प्रोटेस्ट, द चिपको मूवमेंट, द मंडल कमीशन तो सबसे बड़ा बवाल वाला था। बहुत सारे हुए और चिपको मूवमेंट मुझे भी थोड़ा बहुत याद था, मैंने उसके बारे में सच से 4th-5th क्लास में आसपास की एक बुक आती थी, उसमें मैंने पढ़ा था। बट हाँ, आज़ादी के बाद भी बहुत सारे सिग्निफिकेंट प्रोटेस्ट हुए, लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया, गवर्नमेंट ने उनकी बात सुनी, उनको सॉल्यूशन देने की कोशिश की, ठीक है। अब मैं जहाँ पे हूँ, जंतर मंतर, अब ये फिर भी पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन ये भी पोस्ट इंडिपेंडेंस की बातें थी, चिपको आंदोलन, मंडल कमीशन, ये सब। लेकिन अब थोड़ी लेटेस्ट बात करते हैं, अन्ना हज़ारे की बात करते हैं। अन्ना हज़ारे का एंटी करप्शन मूवमेंट सबसे मेमोरेबल मूवमेंट है एक तरह से, जो उन्होंने भूख हड़ताल किया था जंतर मंतर पे, आइकॉनिक कह सकते हैं इनको, एक आइकॉनिक मूवमेंट था वो। सो अब एक्चुअली सच बोलूँ तो मुझे नहीं पता था कि अन्ना हज़ारे क्या, मतलब एग्जैक्टली उनकी डिमांड्स क्या थी। मुझे इतना पता था कि उन्होंने भूख हड़ताल की थी करप्शन के खिलाफ, ठीक है। और उसके बाद प्रधानमंत्री क्या नाम, अरविंद केजरीवाल ने अपनी आम आदमी पार्टी स्टार्ट की। सो ये इस वीडियो की रिसर्च करते हुए मुझे एक्चुअली उनके कोर डिमांड्स पता चले, उनकी क्या हालत है ये भी पता चली मुझे। सो लेट मी शेयर इट टू यू। The core the core demand was pass the Jan Lokpal Bill, an independent ombudsman with a real power to investigate and prosecute corruption at every level, including the Prime Minister, judges, and MPs. Hazare began an indefinite hunger strike on April 5, 2011 at Jantar Mantar. The fast ended on 9 April, a day after the government accepted his demand. So 2011 में गवर्नमेंट ने सिर्फ कितने 4 दिन में अन्ना हज़ारे का मूवमेंट सिर्फ 4 दिन का था बे। द फक, मुझे तो लगा काफ़ी लंबा था। 4 दिन में गवर्नमेंट डिमांड बांट गई भाई करप्शन को लेके। पिताजी जब करे हाँ थे वो, तब हाँ वो बात करूँगा मैं। अब मैंने पता नहीं, उस वक्त मैंने सिर्फ डेट लिखी, मैं ये कैलकुलेट करना भूल गया कि कितने दिन का है वो। 4 दिन में गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स मान गई। अब मैं बताता हूँ डिमांड मान गई मतलब ये नहीं कि उनकी डिमांड पूरी हो गई, मैं उस डिमांड की हालत भी बताता हूँ कि मतलब वो एक्सेप्ट करने के बाद उसकी हालत क्या है। फाइनली आफ्टर हजारे's arrest, hours of debate, the Lokpal and Lok Ayukt's bill was passed by Parliament on 17 December 2013, received presidential assent on 1 January 2014 and came into force on 16 January 2014। 2014 काफ़ी अच्छा साल।
सो अब बात करते हैं, डिमांड्स तो एक्सेप्ट हो गई थी उनकी, बट हुआ क्या उस डिमांड का। बट जब तक ये एक्सेप्ट हुआ मोमेंट, मतलब जब तक ये लीगल प्रोसीजर्स पूरे हुए, द मूवमेंट लॉस्ट इट्स मोमेंटम, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस। ऑब्वियसली हम क्या पता चलता है कि इसकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस थी। दस द टीम स्प्लिट विथ अरविंद केजरीवाल इस्टेब्लिशिंग द आम आदमी पार्टी इन नवंबर 2012। सो पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से, उन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उनकी टीम बढ़ गई और तब जाके जन्म हुआ आम आदमी पार्टी का। द लोकपाल वॉज क्रिएटेड। अब मैं बताता हूँ कि अब हाल क्या है लोकपाल बिल का। द लोकपाल वॉज क्रिएटेड बट इट वॉज अ डायलूटेड वर्जन ऑफ वॉट अन्ना डिमांडेड, took years to implement, and the first ombudsman was only appointed in 2019 2019। मतलब बिल एक्सेप्टेड हुआ प्रेसिडेंट से, पूरा सब हुआ 2014 में, बट सबसे पहला ओम्बड्समैन 2019 में अपॉइंट हुआ, 5 साल बाद, आफ्टर द बिल पास 5 साल। द लॉ एग्जिस्ट बट इट्स इम्पैक्ट ऑन एक्चुअल करप्शन हैज़ बीन मिनिमल सो फार, बिकॉज उन्होंने डाइल्यूट कर दिया उस लोकपाल बिल को। तो ऑब्वियसली, और जानते ही हो कि उस टाइम किसकी सरकार आ चुकी थी। द मूवमेंट्स बिगेस्ट concrete output wasn't the Lokpal, it was the Aam Aadmi Party. Arvind Kejriwal established the Aam Aadmi Party and became the Chief Minister of New Delhi. फर्स्ट ऑफ एक डाउट इसमें मैंने जब इतनी अच्छी इंग्लिश लिखी है तो मैं बोल क्यों नहीं पा रहा, बिकॉज आई डोंट हैव प्रैक्टिस। मैं फिर से उसकी बात नहीं करूँगा, सॉरी। तो उस अन्ना हज़ारे के मूवमेंट का जो सबसे बड़ा मेजर आउटपुट था वो थी आम आदमी पार्टी। लोकपाल बिल एक्सेप्ट तो हुआ बट कभी ढंग से लागू हुआ नहीं, और जो लागू हुआ वो डाइल्यूटेड वर्जन था, और ओम्बड्समैन भी 2019 में अपॉइंट किया गया, और उसकी हालत क्या है आपको पता ही है, क्योंकि आपको अभी तक पता ही नहीं है। आज तक आपने सुना नहीं कि उस लोकपाल बिल की वजह से कोई एमपी, कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई जज प्रोसिक्यूट हुआ हो। नहीं सुना ना, तो मतलब हाल खस्ता है उसके। ओए भाई, ओए युव श्रीवास्तव, जा 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 खाना बट रहा है सर, क्या करें। वही यहाँ पे बट रहा था बिस्किट पे। सो या आई नीड सम एनर्जी, ठीक है। नाउ द रियल, थोड़ी बहुत लिख के आया हूँ, थोड़ा रिसर्च। नाउ द रियल क्वेश्चन अराइज, डज इट वर्क और नॉट, ठीक है। तैयारी कर रहा है कि क्या चालू है? लाइव नहीं है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। वैसे लाइव कर नहीं सकता है क्योंकि इंटरनेट नहीं है हमारे पास उतना फास्ट, लेकिन रिकॉर्ड है, पूरा रॉ रहेगा, पूरा जाएगा बिल्कुल विदाउट एडिटेड। तूने रिसर्च की कोर्ट के ऑर्डर पे? कौन से वाले? मैं अभी मेरा टॉपिक इस बार नहीं, मैं ये पहले से डिसाइड करके आया हूँ। मेरा टॉपिक ये है कि डज प्रोटेस्ट इवन वर्क। मैं इसके बारे में बात करूँ कि प्रोटेस्ट काम करता है कि नहीं, इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। सो वही क्वेश्चन आता है कि अब आते हैं, हमने हिस्ट्री तो जान ली, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, पोस्ट बिफोर द फ्रीडम के जो मूवमेंट्स हुए थे वो हमने देखा, फ्रीडम के बाद जो मूवमेंट्स हुए थे उसके बारे में जाना। तो कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि देयर वाज सम अथॉरिटी जिन्होंने उनकी बात, जितने भी मूवमेंट्स हुए उनकी बात सुनी गई एटलीस्ट। अब वो लागू हुए ना हुए वो अलग बात है, बट एटलीस्ट उनकी बात सुनी गई। सो अब थोड़ी रिसर्च वाली बातें करते हैं। मैंने थोड़ा जाना, मैंने मतलब एक्चुअली मैंने गूगल किया था ये बात, मुझे पता नहीं था कि इसके ऊपर एक्चुअल रिसर्च हुई है कि नहीं, मेरा ध्यान नहीं गया, सॉरी। लेकिन हाँ, इस पर एक्चुअली रिसर्च हो चुकी है। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, एरिका चेनोवथ, एरिका चेनोवथ। आई डोंट नो मैं उनका नाम अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ कि नहीं, बट फॉर दिस वीडियो मैं एरिका कहूँगा उन्हें। सो एरिका ने उन्होंने 323 वॉयलेंट एंड नॉन वॉयलेंट कैंपेन्स वर्ल्ड वाइड कैंपेन्स को स्टडी किया पूरे वर्ल्ड वाइड में बिटवीन 1900 टू 2006। The answer is yes, it works. The honest answer is sometimes under specific conditions, ठीक है। अब कैसे क्या कंडीशंस पे बात करते हैं, तो लेकिन एक मेजर फाइंडिंग्स थी ना जो थोड़ी बहुत मुझे भी चौंकाने वाली थी, क्योंकि इसने मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज किया।
The her central findings are non-violent campaigns succeeded about twice as often as violent ones. मोर हाँ ठीक है, ये दूसरे वाले बात करते हैं, पहले इस पे बात करते हैं जिसने मेरा पर्सपेक्टिव चेंज किया। इनकी रिसर्च ने बताया कि नॉन नॉन वायलेंट कैंपेन्स दुगने दुगने तौर पे सक्सीड हुए कंपेयरिंग टू वायलेंट मूवमेंट्स, वायलेंट प्रोटेस्ट। एक्चुअली इस रिसर्च से पहले मेरा भी यही था कि ये लोग धरना क्यों लगा रहे हैं यार, धावा बोलो, उनको थप्पड़ मारो, नेता को, प्रधान को कहीं रास्ते पर पकड़ो, रास्ते पे थप्पड़ मारो, तब जाके इंक फेंको, कुछ करो, जैसे केजरीवाल को मारते थे, थोड़ा वायलेंट हो, तब जाके इनके अंदर थोड़ा डर बनेगा जनता का। बट फिर पता चला कि नहीं, मैं गलत सोच रहा था। हाँ, मैं भी सीखता हूँ धीरे धीरे, नई चीज़ जानता हूँ। तो फिर मैं पता चला कि इसलिए गलत है क्योंकि खासकर आज इस देश में जो पार्टी है उसके खिलाफ तो सफ़ा गलत है। क्योंकि अगर आप इस भीड़ में से किसी एक आदमी ने अगर वायलेंट हो गया ना, तो उनको एक वजह मिल जाएगी इस पूरे प्रोटेस्ट को स्थगित करने की। सो या इट इज़ बेटर टू डू नॉन वायलेंट कैंपेन्स। ठीक है, अब जो कंडीशंस थे ना, जो स्पेसिफिक कंडीशन थे उसकी भी बात करूँगा। सो अगर जब ये प्रोटेस्ट वर्क करते हैं और मैंने पास्ट एग्जांपल देखे हैं, ठीक है, सो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया ही क्यों? क्योंकि मेरा जो प्रीवियस जो भी मेरा डेटा है लाइफ का, मैंने देखा है ब्रिटिश ज़माने में जो प्रोटेस्ट हुए वो सक्सेसफुल हुए, फ्रेंच रेवोल्यूशन वो भी एक तरह से सक्सेसफुल ही हुआ था। आज़ादी के बाद जो प्रोटेस्ट हुए, नज़ारा ये सब प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हुए। तो फिर भी मेरे दिमाग में ये सवाल क्यों आया? लेट मी स्प्रेड माई लेग्स, सॉरी रॉन्ग वर्ड्स। बट वो होता ना, ब्लड फ्लो रुक गया है, थोड़ा झंझनाने लग गया है। हाँ, तो जब अगर प्रोटेस्ट वर्क करते हैं तो मेरे दिमाग में सवाल क्यों आया? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, नहीं आना चाहिए सवाल, है ना? सवाल करना तो एंटी नेशनल चीज़ है ना। सॉरी, मैं पॉलिटिक्स पे आऊँगा। वैसे याद है मैंने बहुत सारे एपिसोड में कहा है कि मैं पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन हियर वी आर। मेरी ज़्यादातर वीडियोस पॉलिटिक्स के ऊपर ही होती है। सो जो स्पेसिफिक कंडीशन है, जो उनकी प्रॉब्लम है ना, ठीक है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रोटेस्ट के लिए, जो मैंने जानी, जो एक रियल प्रॉब्लम है उनके हिसाब से, और एक थोड़ी मैंने एक मिनिस्टर की वो क्या कहते हैं, एक स्टेटमेंट सुनी थी, वो प्रॉब्लम है। सो प्रॉब्लम नंबर 1 जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, द मेजोरिटेरियन प्रॉब्लम। ठीक है, द मेजोरिटेरियन प्रॉब्लम, मेजोरिटी वाली प्रॉब्लम। ठीक है, सिंपल बात। Protest works by creating discomfort for an institution, but if that institution only needs votes and the majority of voters either support the policy or don't care, the institution feels no discomfort. It might even benefit from the protest. ठीक है, सॉरी, इससे पहले मैं एक बात बताना भूल गया कि एक और चीज़ एरिका के रिसर्च में पता चला कि every campaign that managed to engage at least 3.5% of population achieved its stated goal। मतलब अगर हमें कोई प्रोटेस्ट, कोई मूवमेंट को सक्सेसफुल करना है तो हमें पॉपुलेशन के 3.5% लोगों की ज़रूरत है। दैट्स इनफ। नहीं, वो आवाज़ नहीं आती फिर सही से। सो 3.5% पीपल आर इनफ। आई डोंट नो ये यहाँ पे जंतर मंतर में 3.5% इनफ है, मतलब है कि नहीं। दिल्ली की पॉपुलेशन की 1 करोड़ है ना, तो 1% होगी। खैर वो अलग बात है, बट ये उनकी रिसर्च की फाइंडिंग्स थी, तो मैं बस शेयर कर रहा हूँ। बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, द मेजोरिटेरियन प्रॉब्लम, कि प्रोटेस्ट का मतलब क्या है? हम इंस्टीट्यूशन के लिए एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट करते हैं, ताकि उनको परेशानी हो और वो हमारी बात सुने। ठीक है, फिर खाली हाथ आ गया, छोड़ दे। सो यही मेजोरिटेरियन प्रॉब्लम है कि इंस्टीट्यूशन को डिस्कम्फर्ट फील होता है, इसलिए वो एक्शन लेती है। बट if that institution only needs vote and the majority of voters either support the policy or don't care, the institution feels no discomfort. It might even benefit from the protest. So लगभग कुछ ऐसा ही हो रहा है कि बीजेपी की जो मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स हैं
वो ज़्यादातर अंधभक्त है, ज़्यादातर अंधभक्त है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग भी अंधभक्त ही है। उन वो रैशनल माइंड नहीं है, सोचते नहीं है कि क्या सही क्या गलत है, वो बस आंखें बंद करके एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं। सो और ज़्यादातर इस देश में उसी की पॉपुलेशन है। और बीजेपी का जो ये कैंपेन है अंधभक्त क्रिएट करने का, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। सो मेजोरिटी ऑफ इंडियंस आर अंधभक्त। सो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कुछ लोग यहाँ पे आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक सिक्योर है। और ना कोई अपकमिंग इलेक्शन है कि उन्हें डर रहेगा। सो ये वोट बैंक का सीन है। और एक और है जो एक थोड़ा सा आर्टिफिशियल प्रॉब्लम है एक तरह से। What if the government is corrupted by some kala jadoo, don't have morals and not accountable? सो एरिका चैनोविच के जो रिसर्च था, उन्होंने सक्सेसफुल कहा कि प्रोटेस्ट यूजली जो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं सक्सेसफुल होते हैं, इट वर्क्स, ठीक है, प्रोटेस्ट वर्क्स करते हैं। बट मेरा यही सवाल था, मेरा ये क्वेश्चन था कि व्हाट इफ द गवर्नमेंट इज करप्टेड बाय सम काला जादू एंड डोंट हैव मोरल्स एंड अकाउंटेबिलिटी। सो ये सवाल ऐसे आया मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली बात हम अपने नेता को देखते हैं। बट मेरी फीड में एक नेताजी आए थे, उनके घर में कुछ पैसे मिले थे, 500 के नोट की गड्डियाँ मिली थी। सो उन्होंने कहा था, जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि ये पैसे आपके घर में कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, ये हमारे पैसे नहीं है, कि हमारे दुश्मनों ने, किसी ने काला जादू से हमारे घर में ये पैसे रखवा दिए। वाह, मैजिक। सो या तो अब इसका मैं वो ड्रॉबैक बताता हूँ। तो जो ट्रेडिशनल प्रोटेस्ट थ्योरी है अज्यूम्स दैट द गवर्नमेंट हैज सम प्रेशर पॉइंट, इंटरनेशनल रेपुटेशन, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन, मोरल सेम, एक सेकेंड, moral same and loss of votes. The protest presses that point hard enough until the government yields. But अगर गवर्नमेंट में कोई मोरल शेम नाम की चीज़ नहीं है, ठीक है, उनको इंटरनेशनल रेपुटेशन से कोई मतलब नहीं है। ऑब्वियसली बात है, हम देख रहे हैं इंटरनेशनल रेपुटेशन में मोदी जी ने क्या हालत कर रखी है, मक्खी है। और इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक पहले से डिस्टर्बेड है, और मॉरल शेम भी नहीं बचा। तो मोदी सरकार, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उनके लिए एक ही आता है, लॉस ऑफ वोट्स। एक प्रेशर पॉइंट है जहाँ पे हम उनको प्रेस कर सकते हैं ताकि गवर्नमेंट हमारे सामने यील्ड करे। हाँ, बट दिस ओनली वर्क्स इफ द प्रोटेस्टर्स रिप्रेजेंट समथिंग द गवर्नमेंट फियर्स लूजिंग। और अभी की गवर्नमेंट क्या फियर करती है लूज करने से? अपना वोट बैंक। और जो समझदार लोग हैं, जो यहाँ पे पढ़े लिखे इतने काइंड लोग हैं, मैं जो यहाँ पे आया हूँ, इतने पढ़े लिखे इतने समझदार लोग हैं, मैंने आज तक अपने एरिया में कभी नहीं देखे। दे ऑल हेट बीजेपी, ठीक है, दे ऑल हेट बीजेपी। जो हमारा बीजेपी है इज एंटी नेशनल वाला था, सबने सपोर्ट किया, सबने इंटरव्यू लिया, सबने फोटो ली। सो दे नो कि इनका ये जो पीपल है, जो समझदार लोग हैं, इस देश में बहुत कम लोग हैं, तो उनके वोट पे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो इनको वी डोंट हैव एनी डायलॉग विद देम, इनको इग्नोर मारो सीधा, वो ये समझते हैं। अब थोड़ा मैं इसको एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि ये मैं बात जो कह रहा हूँ कि वो लॉस ऑफ वोट से सब क्यों है, कैसे मैटर करता है। तो when you have a government that has a consolidated majority, a base that are energized by minority protests, not troubled by them, control over media narrative, willingness to use legal tools against protester, then the pressure points vanish. Worse, the protest can actually become tool for the government. A consolidated majority, a base that energized by minority protests, not troubled by them, control over media narrative, willingness to use legal tools against protester. चारों के चारों पॉइंट अभी भी इस समय हम देख सकते हैं अब हमारे देश में। सो उनका प्रेशर पॉइंट वैनिश हो गया है। अब प्रेशर पॉइंट वैनिश हो गया है,
तो अब वो चाहे तो किसी भी प्रोटेस्ट को अपने एक टूल की तरह ही इस्तेमाल कर सकता है। अगर मान लो इस प्रोटेस्ट पे ही अगर कोई भी एक आदमी गुस्से में वॉयलेंट हो गया ना, तो उनके लिए एक मौका मिल जाएगा इस प्रोटेस्ट को भंग करने का, और ये बताने का कि यहाँ पे सब आतंकवादी बेवकूफ़ लोग हैं, सब एंटी नेशनल लोग हैं, और जो सिर्फ देश का बुरा करना चाहते हैं, उनको ये मौका मिल जाएगा अपना चांदी चमकाने का। बट वो अच्छा है कि यहाँ के जो है अभिजीत दीपके हैं, सोनम वांगचुक सर थे, ये सब ने बोला कि किसी भी हाल में हाथ नहीं छोड़ना, किसी भी हाल में वॉयलेंट नहीं होना, नॉन वॉयलेंट प्रोटेस्ट है, पीसफुल रखना है। सो ये जो 4 पॉइंट्स बताए ना मैंने, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, ये तो ऑनगोइंग प्रोटेस्ट है, इसका रिजल्ट हमें नहीं पता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। तो जो इस सिचुएशन में, जो 4 सिचुएशन में जो प्रोटेस्ट हो चुके हैं, जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा, ठीक है। तो वो प्रोटेस्ट है CAA एंड फार्मर्स प्रोटेस्ट, ठीक है। तो मैं पहले CAA प्रोटेस्ट के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। मैं CAA प्रोटेस्ट के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि इसमें उमर खालिद का ये सब नाम आ जाता है, और आई एम स्टिल बिट इमेच्योर इन दिस काइंड ऑफ टॉपिक, सो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता। और ख़ासकर एक औरत है जो बार बार उमर खालिद को ऐसे बातों में घुसा देती है, पता नहीं क्यों, जबकि यहाँ पे प्रोटेस्ट की बात चल रही है। सो मैंने ये उमर खालिद वाली लाइन ही उस औरत के लिए डाली है कि अरे वो बेवकूफ़ औरत, प्लीज़, प्रोटेस्ट की बात चल रही है तो उमर खालिद को ना घुसाए, ठीक है। क्योंकि वो चाहते हैं, वो उमर खालिद को घुसाते हैं बातों में ताकि लोग अपनी मेन मुद्दे से भटक जाए। अब वो सही है गलत है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट वो मेन मुद्दे से भटकाने की चाल होती है। चलो, शाहीन बाग एंड CAA प्रोटेस्ट जो 2019 और 20 में हुआ था, उस टाइम में 9th क्लास में ही था, या 9th क्लास में था, तब ये प्रोटेस्ट जो हो रहे थे, तो मैंने देखा द प्रोटेस्ट वॉज इन रिस्पॉन्स टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास्ड ऑन 11 December 2019. Political analyst Pratap Bhanu Mehta observed that Shaheen Bagh was allowed to continue for as long as it did not because the government was being soft. The government thought it could use the protests as pretext to consolidate its own support. The government let the protests happen because it was politically useful to them. Muslim women on the street, BJP's base getting angrier, and the more consolidated is equal to more votes. सो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट जितने दिन तक हुआ वो गवर्नमेंट ने होने दिया, क्योंकि बीजेपी के मोस्टली जो वोट बैंक है वो हिंदू मेजोरिटी के हैं, अंधभक्त हिंदू मेजोरिटी के हैं। तो जब उन्होंने और जब मुस्लिम वुमेन्स रोड पे आए, प्रोटेस्ट कर रही थी, तो उन्होंने एक तरह से उनको एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, अपने अंधभक्तों की जो टोली है उनको उनके अंदर फ्यूल भरने के लिए, कि ये देखो ये मुस्लिम लोग हैं, ये इस देश के खिलाफ है, ये प्रोटेस्ट कर रही है वो लोग, और ये गलत है, हम सही है वाला नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की, तभी उन्हें प्रोटेस्ट करने दिया। और करने भी क्यों ना थे, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत, मतलब 14-15% है इस देश में, और जिस एरिया में मैं था वहाँ पे भले ही मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बट दे डोंट केयर अबाउट इट। अगर वो एक सीट हार के CM की कुर्सी ले सकते हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो कि उन्होंने ले ली। So the protest, no matter how legitimate, no matter how peaceful, no matter how constitutionally grounded, was functioning inside a system where the majority of voters were either indifferent or on the other side. तो यही है कि मेजॉरिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। Majority of people of India, they did not care about that protest, CAA protest, they don't care about। और गवर्नमेंट को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा 14-15% वोट लूज़ करेंगे, और उस टाइम उनका वो टारगेट भी नहीं था। हाँ, आजकल वो मुस्लिम पॉपुलेशंस को भी टारगेट करते हैं, उनको भी अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं, बट उस टाइम में दे डोंट केयर अबाउट द मुस्लिम पॉपुलेशन। वो सिर्फ उनका हिंदू पॉपुलेशन पे, हिंदू वोट बैंक पे क्या कहते हैं, कब्जा करने का प्लान था। सो दे लेट दैट हैपन टू गेन एम्पैथी फॉर देम, कि ये हम देश के भले के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये देखो ये प्रोटेस्ट कर रही है, मुस्लिम लोग बैड है, हम ये गुड है, ऐसा इन्होंने नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की। द मूवमेंट वॉज एंडेड बाय द कोविड लॉकडाउन इन March 2020। द CAA वॉज नॉट रिवोक, ये याद रखना, द CAA वॉज नॉट रिवोक एंड इट इज़ सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। CAA
प्रोटेस्ट फेल हो गया, वो CAA प्रोटेस्ट फेल हो गया, रिवोक नहीं किया गया और सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट। और आज देयर इज़ अ लीगल बैटल गोइंग ऑन इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और अब बात करते हैं एक फार्मर्स प्रोटेस्ट की, ठीक है। इन दोनों में मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं दोनों के बारे में बता रहा हूँ कि दोनों में जो जो ये मेजोरिटेरियन वॉल की प्रॉब्लम है ना, ये दोनों प्रोटेस्ट हमें साफ साफ दिखाती है। India's most powerful modern protest. This is the one that won. CAA हारा गया और द फार्मर प्रोटेस्ट जीत गया। अब वो कैसे जीता वो थोड़ा बात करें। द फार्मर्स मूवमेंट मोबिलाइज्ड क्रॉस कास्ट एंड international support from celebrities to diaspora communities. Over the course of a year, the encampments multiplied and support grew. In November 2021, the government announced the reform laws would be repealed. Farmers, predominantly from Punjab, Haryana, UP, Rajasthan, are not a minority. ये याद रखना। Farmers जो थे पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान are not minorities. They are massive cross-caste, electorally decisive community spread across states that BJP needs. When they protested, the government faced a genuine electoral cost. The pressure points were pressed. ठीक है, इस गवर्नमेंट का जो एक इकलौता प्रेशर पॉइंट बचा हुआ है इलेक्टोरल वोट्स, वो प्रेशर पॉइंट्स फार्मर प्रोटेस्ट ने प्रेस किया। हालांकि उन्हें भी 1 साल लगा, लेकिन आखिर में गवर्नमेंट ये यील्ड बिफोर देम। द फार्मर्स मूवमेंट मोबिलाइज्ड क्रॉस कास्ट इंटरनेशनल सपोर्ट ग्रू। तो अब यही बात है कि जो फार्मर्स, वैसे फार्मर्स का भी जो अब क्या कहते हैं उनके क्या कहते हैं प्रोटेस्ट के डिमांड्स, हाँ डिमांड्स उनकी मान ली गई थी उस टाइम, क्योंकि वोट का मामला था, बहुत बड़ी कम्युनिटी थी उनकी, वो मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स थे बीजेपी के, तो उनके डिमांड्स मान ली गई। लेकिन आज के टाइम वो डिमांड्स अच्छे से कभी फुलफिल नहीं हो गई। और अभी मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखा कि वो जो पुराने फार्मर्स लॉ थे एमएसपी वाले, उसको वापस से बैक चैनल से उनको वापस से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। सो वो एटलीस्ट उन्होंने सुना और एटलीस्ट उन्होंने जवाब दिया कि हम कुछ एक्शन लेंगे। हालांकि वो एक्शन सही से दिख तो नहीं रहा कि उनमें वो कोई एक्शन उन्होंने कोई ढंग का लिया है, बट हाँ एटलीस्ट उन्होंने उनकी बात सुनी। अब यही बात आती है CAA के टाइम की। CAA के टाइम मुझे याद है कि जब वो प्रोटेस्ट हुए थे तो वहाँ पे दंगे हो गए थे, जामिया मिलिया इस्लामिया में बच्चों पे लाठी वाठी चली थी, मैंने न्यूज़ में देखा था, बहुत लोग पे डंडे चले थे, पुलिस डंडे चलाई थी, पत्थरबाजी हुई थी, पता नहीं क्या क्या हुआ था। गवर्नमेंट ये जो गवर्नमेंट है अभी की, ये गवर्नमेंट के सारे प्रेशर पॉइंट्स खो चुकी है। जो मोरल शेम है, जो है अपना अकाउंटेबिलिटी, जो रिस्पेक्ट है, पूरा शेम को बेशरम हो गई हिसाब से बात कहूँ तो। उनका एक प्रेशर पॉइंट बचा हुआ है, वोट्स, जो कि फार्मर प्रोटेस्ट में उनको वोट्स जाते हुए दिखे उन्हें। तो उन्होंने अब फार्मर्स को भी 1 साल बाद दिल्ली के बाहर 1 साल तक रखने के बाद उनकी बात सुनी, और वो भी बात सुनी बस जो वो चाहते थे, उनकी डिमांड तो आज तक कभी सही से फुलफिल हो नहीं पाई है। लेकिन जो माइनॉरिटी लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया था, जो मुस्लिम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, उनका तो सुना तक नहीं किया, उनको तो एकदम नज़रअंदाज कर दिया गया। मैं हिंदू मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं दोनों को मानता हूँ, दोनों इंडिया के नागरिक है, दोनों इंसान हैं, ठीक है, दोनों कम्युनिटी सब इंसान है। एक कम्युनिटी या कोई जब कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, तो एक गवर्नमेंट, एक जिम्मेदार गवर्नमेंट की क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी बात जाए, उनके पास जाए, उनकी परेशानी सुने, उनकी बात सुने, उनकी डिमांड सुने। एक्शन लेना ही नहीं लेना वो बात की बात है, बट एटलीस्ट उनको एक्नॉलेज करे कि हाँ वी आर हेयर, वी आर लिसनिंग टू यू, हम तुम्हारी प्रॉब्लम सुन रहे हैं, कोई है तुम्हारी प्रॉब्लम सुनने वाला। बट जब माइनॉरिटी प्रोटेस्ट करती है, जैसे कि ये भी एक माइनॉरिटी है, जो क्या नाम है, जंतर मंतर पे जो अभी प्रोटेस्ट हो रहा है, हंगर स्ट्राइक हो रही है CJP की, ये भी एक माइनॉरिटी है कि, तो इसलिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कह रही। आज वैसे भी सोनम सर को उठा के ले गए ताकि प्रोटेस्ट को वीक किया जा सके, लेकिन ये बैकफायर कर गया है, उल्टा लोग और ज़्यादा आ गए हैं गुस्से में।
सो इट्स ऑल अबाउट वोट बैंक। इस देश में अगर आप एक बड़े वोट बैंक के तकबे में आते हैं और आप उस वोट बैंक को इकट्ठा कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आपकी बात सुनी जाए। आपकी बात मानी जाए उसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन एट लीस्ट सुनी जाए। ये वही तानाशाही सरकार है। सो अब बात आती है कि जब ये सीजेपी की प्रोटेस्ट है, ये भी माइनॉरिटी वाले हैं, सो ये क्या कर सकते हैं? मैं सही बताऊँ ना, तो इन्होंने जो किया है ना अभी तक बहुत सही किया है। जितना भी इन्होंने संभाला है, जेनजीज को इकट्ठा करने की कोशिश की गई है, यूथ को बुलाने की कोशिश की गई है, सोनम सर का जो हंगर स्ट्राइक था, ये सब बहुत सही रहा था। इन्होंने बहुत सही से मैनेज किया। जो इन्होंने कोएलिशन भी बिल्ड किया, बहुत सारे पार्टीज़ का सपोर्ट आया। मैं पार्टीज़ के क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी का सपोर्ट आया। कुछ दिन पहले केजरीवाल भी आया हुआ था। समाजवादी पार्टी, शिवसेना यूपीटी वाली, टीएमसी, सीपीआई एमएल लिबरेशन एंड आरजेडी, ये सारी पार्टीज इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करती है। कांग्रेस थोड़ी है साइलेंट है, मेजर ओपोजिशन होने के बावजूद साइलेंट है। लेकिन हाँ, उनका कुछ जवाब नहीं आया। कांग्रेस का ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आया। हाँ, उनके क्या कहते हैं, क्या नाम है, शशि थरूर ने इस प्रोटेस्ट को ज़रूर सपोर्ट किया है। कांग्रेस इज द ओनली deciding how another तो शशि थरूर ने ओपन लेटर लिखा है, एक्सप्रेसिंग सॉलिडेरिटी विद द प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट। ठीक है, अब ये तो पहली बात हो गई सीजेपी करने की बात, ये कोएलिशन बिल्डिंग जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। सपोर्ट आ रहे हैं अलग अलग जगह, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही है। अब दूसरी है इंटरनेशनल प्रेशर। ठीक है, इंटरनेशनल प्रेशर मोदी जी के जैसे फॉरेन टूर्स है ना, वो देख के लगता है नहीं कि इंटरनेशनल प्रेशर से मोदी जी को कुछ घंटा फ़र्क पड़ता है। बट फिर भी बीबीसी, CNN, अल जज़ीरा, ये सारे न्यूज़ चैनल कवर कर रहे हैं इस मूवमेंट को। हमने खुद यहाँ पे बीबीसी वालों को देखा है। थोड़ी बहुत इंटरनेशनल मोमेंटम ही सही, लेकिन हमें एटलीस्ट इस प्रोटेस्ट को मिल रहा है। बट द मोमेंट इंटरनेशनल अटेंशन ग्रोज। हाँ, तो और जब ये प्रोटेस्ट जब शुरू हुआ था, तो सो द गवर्नमेंट फ्रेम्स इट्स एज अ फॉरेन इंटरफेरेंस। और एक यूनियन मिनिस्टर है सुकंता मजूमदार, एक यूनियन मिनिस्टर है सुगंधा मजूमदार, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। उन महाशय के हिसाब उनके हिसाब से उनके हिसाब से 49% ऑफ सीजेपी फॉलोअर्स आर फ्रॉम पाकिस्तान, जिसका सबूत अभिजीत दीपके ने दे दिया था स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करते हुए कि यहाँ कितने पाकिस्तान से 99% फॉलोअर्स आर इंडियंस। ठीक है, सो एक तो ये बीजेपी की ये बड़ी घटिया चाल है। कुछ भी गड़बड़ हो पाकिस्तान इस पे डाल दो कि हाँ भाई ये करा रहे हम, कुछ हमारी कोई गलती नहीं है, पाकिस्तान करवा रहा है। दिमाग खराब। और क्यों करवा रहा है ये आपको धुरंधर 3 और धुरंधर 4 में पता चलेगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल प्रेशर वैसे काम करता है। फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम भी काम कर रहा था, बट इस टाइम थोड़ा सपोर्ट कम है। बहुत कम चैनल्स है जो इस प्रोटेस्ट को क्या कहते हैं फॉलो कर रहे हैं। और खासकर जो इंडिया की मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया तो छोड़ो, इंडिया की जो मेन स्ट्रीम मीडिया, वो इस मुद्दे को, इस प्रोटेस्ट को बिल्कुल भी कवर नहीं करी। जो ये क्या कहते हैं इसे श्रीवास्तव, ओए, जो खुद से रिपोर्टिंग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाँ, खुद का चैनल बना के, नहीं कंटेंट क्रिएटर, लेकिन कुछ न्यूज़ वाले इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट न्यूज़ वाले हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, यही है। हमें सिर्फ वही दिखे हैं यहाँ पे, और एक रिकग्नाइज्ड मीडिया हाउस बीबीसी न्यूज़। उसके अलावा हमें कोई और क्या कहते हैं वो इंडियन मीडिया हाउस नहीं दिखा हमें प्रोटेस्ट के पास। शायद से बाहर एक एबीपी न्यूज़ वाले थे, मैंने ध्यान से नहीं देखा क्योंकि मैंने चश्मा नहीं पहना था। बट फिर भी वो बाहर या गेट एंट्रेंस के थे, मेन प्रोटेस्ट एरिया पे नहीं थे। अब मेन बात आई कि जो कर रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये तो सही है, मैं फुल सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, तो इस प्रोटेस्ट में जो सोनम सर का हंगर स्ट्राइक था, ठीक है,
सोनम सर ने जब सीसीपी को ज्वाइन किया था इंड प्रोटेस्ट में इंडिफिनिट हंगर स्ट्राइक 28 तारीख को स्टार्ट की थी। आज उनका 22वां दिन होता हंगर स्ट्राइक का। बट हुआ ये कि आज सुबह ही उनको क्या कहते हैं, दिल्ली पुलिस ने सिविल ड्रेस में क्या कहते हैं उनको अपडेट कर लिया स्टेज से उनकी मर्जी के खिलाफ। वो अपनी विलिंगली वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। हाई कोर्ट का हालांकि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का कहना है कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था। बट हाई कोर्ट का ऑर्डर मैंने पढ़ा, हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि उनकी सिर्फ हेल्थ को मॉनिटर किया जाए, ना कि उनको अपडेट कर लिया जाए। अ, अब प्रॉब्लम ये है कि ये सरकार है इस प्रोटेस्ट को दबाना चाहती है, कहीं ना कहीं से दबाना चाहती है, सबको पता चल रहा है। लेकिन मेजोरिटी नहीं है यहाँ पे, इसलिए गवर्नमेंट को ज़्यादा फर्क नहीं पता चल रहा। ठीक है, 18-19 दिन में उनका 9 kg तक वजन कम हो गया। ठीक है, लिक्विड्स और वाटर पे जी रहे थे, मतलब अभी भी जिंदा है। सॉरी, अभी उनको शायद सफदरजंग हॉस्पिटल में रखा गया, फोर्सफुली उनका फास्ट तोड़ने की कोशिश की गई है। बट अगर गवर्नमेंट उनकी हेल्थ की इतनी परवाह करती है तो उनके साथ आके बात क्यों नहीं करती, उनकी प्रॉब्लम क्यों नहीं सुनती, उनको आश्वासन क्यों नहीं देती कि हाँ भाई हम हैं, हम आपकी बात सुन रहे हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, हम आपके प्रोटेस्ट का जो भी डिमांड्स है उसको समझेंगे, उस पर बात करेंगे, विचार करेंगे, आप अपना प्रोटेस्ट तोड़िए। ऐसा कर सकते थे, लेकिन उनको सोनम सर को ऐसे उठाया गया जैसे किसी गुंडे को जैसे कि किडनैप किया जाता है। जैसे हम फिल्मों में देखते थे ना कि ओमनी वैन में कोई आता है सफ़ेद रुमाल लेके, बच्चे या किसी आदमी के मुंह पे रखता है और धबा के फट से ओमनी वैन में लेके चला जाता है। सेम वैसा ही सोनम सर के साथ हुआ। हाँ, हाँ। ओपन से कॉलेज कर रहा है ना, सेकंड ईयर No minister or central government official has met the protester or given any assurance on their demands. ये मैं भी कह रहा था, जितने भी मेरे इंटरव्यूज हुए मैं ये कह रहा था कि अगर गवर्नमेंट को अगर इस प्रोटेस्ट की जनता की यूथ की परवाह होती तो एटलीस्ट उनका एक बीजेपी का एक कार्यकर्ता तक तो आता कि हाँ आश्वासन देने के लिए कि हम आपकी बात सुनेंगे, आपकी डिमांड सुनेंगे, आप अपना प्रोटेस्ट तोड़िए, आप अपना फास्ट तोड़िए। कोई नहीं आया बीजेपी से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, ना स्टेट गवर्नमेंट से। वैसे सेंट्रल स्टेट पूरे इंडिया में तो बीजेपी का एक तरह से राज चल रहा है, दिमाग खराब। और जब इसी के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक चीज़ और पता चली कि सोनम सर के फादर ने भी प्रोटेस्ट किया था। 1984 में इंदिरा गांधी की सरकार में सोनम वांग्याल went on a historic hunger strike demanding scheduled tribe ST status for indigenous communities in Ladakh. उनके फादर भी लद्दाख के बेटरमेंट के लिए प्रोटेस्ट किए थे। His protest succeeded when the Prime Minister Indira Gandhi flew to Leh, offered him juice to break his fast, and promised to grant the region tribal status. ठीक है, कुछ दिन के प्रोटेस्ट के बाद ही, सोनम वांग्याल के कुछ दिन के प्रोटेस्ट के बाद ही इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर खुद लेह पहुंची, उनको जूस देके उनका फास्ट तोड़ा और उनको ट्राइबल स्टेटस देने का क्या कहते हैं प्रॉमिस किया। बताओ, 1984। यू नो, बहुत सारे लोग होंगे जो 1984 का रेफरेंस समझते होंगे, एक बुक है। इंदिरा गांधी जी ने आके बताओ प्रोटेस्ट तोड़ दिया, और ये नेहरू गांधी जी को, कांग्रेस की सरकार को गाली देते रहते। और ये जो सबसे शॉकिंग वाला था, मैंने इसका पता नहीं क्यों मैंने न्यूज़ में भी इसका कहीं भी मेंशन नहीं सुना था। 8 साल पहले प्रोफेसर GD अग्रवाल 111 दिन के हंगर स्ट्राइक पे गए थे, इसलिए गए थे टू क्लीन एंड सेव गंगा। और हाँ, ये मोदी गवर्नमेंट की टाइम की बात है, इस टाइम मोदी सरकार था, वैसे आज भी उस टाइम मोदी की सरकार थी। ठीक है, 111 दिन तक वो हंगर स्ट्राइक पे थे, कोई उनकी बात सुनने नहीं आया, कोई आश्वासन नहीं दिया गया, कोई डिमांड्स नहीं सुनी गई, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 111 दिन के हंगर स्ट्राइक के बाद जब उनकी डेथ हुई, जब वो देहांत हो गया उनका, तो ये प्रधानमंत्री, ये चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहा है कि सैडन बाय हिज डेथ, सैडन बाय प्रोफेसर GD अग्रवाल डेथ।
अगर ही रियली इफ़ ही रियली वाज सैडेंड बाय इट, तो उससे पहले ही आके उनको आश्वासन देते, उनको उनकी क्या कहते हैं उनके क्या कहते हैं डिमांड्स को सुनते, बट नहीं। और ये तो हालांकि ये तो बहुत लोगों को भले ही माइनॉरिटी है यहाँ पे, लेकिन इस प्रोटेस्ट के बारे में एटलीस्ट लोगों को पता चल रहा है सोशल मीडिया के बारे में। लेकिन इंडिया में एक जगह ऐसा प्रोटेस्ट चल रहा है ना जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। हाँ, मणिपुर में प्रोटेस्ट और दंगे वंगे तो हो रहे हैं, यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन एक प्रोटेस्ट चल रहा है बुंदेलखंड में। सॉरी, पानी है कैसे वास्तव। सो एक प्रोटेस्ट चल रहा है बुंदेलखंड में, पानी पी के बताता हूँ मैं। वो इलेक्ट्रोलाइट वाला पानी पानी अबे आ गया होगा। अच्छा ठीक है। सो अभी बहुत कम लोगों को पता है कि बुंदेलखंड में भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है जहाँ पे लोग चिता पे लेटे हुए अपने आप को क्रॉस पे लटकाए हुए पानी में नदी में अपने आप को लिटा रखे हैं टू सेव देयर लैंड्स, लीडिंग अ प्रोटेस्ट फॉर ट्राइबल राइट्स इन बुंदेलखंड। सोशल एक्टिविस्ट अमित भटनागर हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए पिछले 10 आज का दिन मिला के 12-14 दिन हो गए शायद से। He alleges that the Ken-Betwa river linking project has stripped tribal communities of their land, forest resource, home, and with them their identity. सो ये बुंदेलखंड में केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, जो इन दो रिवर्स को लिंक करने का प्रोजेक्ट है। एक नहर टाइप की बनेगी। तो इस नहर को बनाने के लिए बहुत सारे ट्राइबल लोगों की लैंड छीनी जा रही है, उनके घर छीने जा रहे हैं, उनके फॉरेस्ट रिसोर्स छीने जा रहे हैं, उनकी ट्राइबल कम्युनिटी की जो लैंड है वो छीनी जा रही है और उनकी आइडेंटिटी छीनी जा रही है। तो ये उनकी आइडेंटिटी छीनी ना जाए इसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इसका कोई व्याख्यान नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो इसका CJP के प्रोटेस्ट का ज़्यादा व्याख्यान नहीं है, वो तो फिर भी बुंदेलखंड की बात है। थोड़ा बहुत मुझे भी सोशल मीडिया से पता चला कि बुंदेलखंड में ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा है। अब आते हैं ये वाला पॉइंट मैंने कल ही जोड़ा है, क्योंकि पता नहीं रिसर्च में मैं भी इमेच्योर हूँ, मेरी रिसर्च उतनी अच्छी नहीं थी। कल सोनम वांगचुक सर ने जब अपना एट द एंड ऑफ द डे अपना हालत बताया कि उनका दिमाग सही है, तो उन्होंने एक बात बताया कि इस देश में 3 बार सरकारें, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट गिर चुकी है बिकॉज ऑफ प्याज, अनियंस। ठीक है, प्याज ने गवर्नमेंट्स तक को गिरा दिया है। तो उन्होंने बोला कि वही बोला कि इस देश का आम आदमी, इस देश का नागरिक एजुकेशन चुनता है या अनियन चुनता है। ठीक है। सो there has been 3 time when because of onion the government has fallen. First time in 1980 सेंट्रल गवर्नमेंट, 1980 में सेंट्रल। हाँ, हालांकि पोस्ट इमरजेंसी इलेक्शंस के बाद जब इंदिरा गांधी जीत गई थी, उसके बाद उनको हार मिली थी क्योंकि प्याज के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। उसके बाद 1998 में दिल्ली और राजस्थान की स्टेट सरकार गिर गई बिकॉज ऑफ प्याज, क्योंकि प्याज के प्राइसेस आए थे। लेकिन एजुकेशन के लिए एक आदमी रिजाइन तक नहीं कर रहा। तो फिर यहाँ पे भी वही ओवरऑल देखे तो वो मेजोरिटेरियन वाली प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास। प्याज मेजोरिटी ऑफ इंडिया यूज़ करती है। सो मेजोरिटी ऑफ इंडिया आर वर अफेक्टेड बाय द प्राइस हाइक ऑफ क्या कहते हैं अनियंस। सो उन्होंने प्रोटेस्ट किया और गवर्नमेंट गिर गई। बट एजुकेशन से किसी को कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। ज़्यादातर लोग 12वीं कर लेते हैं, कॉलेज एडमिशन हो गया, ज़्यादा कुछ। स्कूल में ज़्यादातर बच्चे ध्यान से पढ़ते ही नहीं, टीचर ढंग से पढ़ाते नहीं, सिस्टम तो ख़राब करप्ट पहले से है ही, कोई ज़्यादा ध्यान देता नहीं एजुकेशन पे। जो कुछ लोग ध्यान देते हैं तो वो यहाँ पे है, और ज़्यादा लोगों को फ़र्क पड़ता नहीं एजुकेशन अच्छे हो या ना हो। सो गवर्नमेंट इस प्रोटेस्ट को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही है, बिल्कुल। मैं उनका तो टैक्टिक्स समझ गया हूँ। ये वही बात हो गई, एक क्या कहते हैं, एक कहावत है, क्या कहते हैं, हाथी और कुत्ते वाली,
कि लोग कहते हैं ना, लोग ऐसे इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, लेकिन ये इस गवर्नमेंट ने इसको अपने लिए मतलब अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। क्यों कहते हैं कि जब रास्ते पे हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है। तो इस गवर्नमेंट ने खुद को हाथी समझ लिया और हम सबको कुत्ते समझ लिया कि हम सब कुत्ते की तरह कहीं भी कुछ भी भौंक रहे हैं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो उस वो हमारे प्रोटेस्ट को, हमारी स्लोगन्स को, हमारे नारों को सबको नज़रअंदाज कर देंगे। सच बताओ तो नज़रअंदाज कर रहे हैं। आज बताओ कहाँ है प्रधान कहाँ है? कहाँ प्रधान? बता तू श्रीवास्तव, कहाँ है प्रधान? प्रधान अभी शायद वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट साइड कहीं पे है ये। कहीं भी हो, वो एक अच्छे खासे बंगलों में बैठ के अच्छे से पेट भर खाना खाया होगा और एक अच्छे से मखमल के बेड पे साइलेंट करके सब कुछ को सो रहा होगा अभी। सो ही लिटरली क्या कहते हैं, डूइंग साइलेंट ट्रीटमेंट, जो आजकल के जेंजी में रिलेशनशिप के टर्म्स होते हैं ना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना। अरे मक्खी पता नहीं क्यों फ़ोन पे मंडरा रही बहुत ज़्यादा। तो ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट देना हो ना, ये प्रधान साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है प्रोटेस्टर्स को। मोदी तो साइलेंट ट्रीटमेंट देता ही है प्रेस कॉन्फ्रेंस से बच के। बट हाँ, इट्स इनफ। हर चीज़ में इस सरकार ने देश के लौड़े लगा रखे। सॉरी फॉर यूजिंग बैड वर्ड, बट या क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रोटेस्ट का फ़ायदा तब होता है जब गवर्नमेंट को परवाह होती है, उनको डर होता है प्रोटेस्ट से। सो जो और अन्ना हज़ारे वाला प्रोटेस्ट थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि उसमें मेजॉरिटी नहीं थी, बट फिर भी प्रेशर था। मेजॉरिटी नहीं थी बट फिर भी प्रेशर था। ये क्या जगन्नाथ यात्रा है? भूपेंद्र प्रधान ने डाला है। क्या जगन्नाथ यात्रा का धर्मेंद्र प्रधान जगन्नाथ यात्रा में यात्रा कर रहे हैं, भगवान की कृपा पा रहे हैं। और यहाँ पे लोग जो इस देश के यूथ के लिए भले के लिए आए हैं, यहाँ पे फुटपाथ पे सो रहे हैं। बहुत बढ़िया, सही है। जब देश की आधी से ज़्यादा जनता अंधभक्त रहेगी तो यही हाल होगा। पढ़े वो खुद तो भेड़ बकरियों की तरह ट्रैवल करते इधर उधर रास्ते पे पड़े रहते हैं। मैं नहीं कहना चाहता, बट दैट्स देयर रियलिटी। जो जितने भी ये जो टियर 2 टियर 3 सिटी के लोग हैं, उन्होंने अपना फेट एक्सेप्ट कर लिया है। मेरी बिल्डिंग में मेरे गांव के लोग सब अपना फेट एक्सेप्ट करो कि गवर्नमेंट ऐसा ही चलता है, हमें ये एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। कि हॉस्पिटल में काम नहीं चल रहा, लाइन में लगना पड़ेगा, कोई नहीं, हम लग लेंगे, यही तो हमारी नसीब है। अपना नसीब मान के सब बैठ चुके हैं कि इनका ये नसीब यही है कि इनके ज़िंदगी में सफरिंग लिखी हुई है। बट जो ये थोड़े बहुत समझदार लोग हैं जो जानते हैं कि ये इनका नसीब नहीं है, ये कुछ इनकॉम्पिटेंट नेताओं की वजह से ऐसा इनका हाल है, तो ये यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आया। तो लेकिन कुछ लोगों से प्रोटेस्ट से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जब हाँ, अगर हाँ यूरोपियन कंट्रीज़ में होते तो हालांकि ये प्रोटेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर प्रोटेस्ट भी होता तो अब तक इस्तीफ़ा दे दिया होता। मेरे बाल झड़ रहे हैं यार, पॉलिटिक्स की बात करते करते दिमाग खराब। Anna Hazare was because the government feels bad. This is the same directive. So अन्ना हजारे के टाइम में मेजोरिटेन वॉल ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी। देयर वॉज सम प्रेशर फ्रॉम मेजोरिटी ऑफ पीपल, बट इतनी बड़ी भी नहीं रही गवर्नमेंट की कि सरकार एक्सेप्ट कर पाए। लेकिन एटलीस्ट उस वक्त की सरकार जो कांग्रेस सरकार थी कॉन्शियस थी, इसलिए मेजोरिटेन वॉल वाली प्रॉब्लम आई नहीं। और उन्होंने अन्ना हजारे के प्रोटेस्ट को सुना, समझा, उनकी डिमांड सुनी समझी, और एटलीस्ट एक झूठा दिलासा दिया, एक झूठा कानून दिया। हालांकि वो कानून सही से लागू तो हुआ नहीं है, वो अलग बात है, वो एक अलग ही टॉपिक हो जाता है। बट मैटर ये करता है कि दे वर हर्ड। एंड मैं अपना कंक्लूजन पे आता हूँ। The CJP has an incredible narrative power, but faces the same majoritarian wall. Shine Bagh hit. Same majoritarian wall. Shine Bagh hit. The government can wait it out. The government can wait it out. ठीक है, गवर्नमेंट और जो कि कर रही है वो भी पिछले 20-21 दिन से वेट कर रही है कि ये थोड़े दिन करेंगे, शोर मचाएंगे, फिर चले जाएंगे। गवर्नमेंट यही करें। एक वो है ना, क्या नाम है, शायद वो नायक फिल्म में था ना
कि कुछ दिन रोते हैं तो रोने दे, थोड़े दिन रोएंगे, चिल्लाएंगे, धरना करेंगे, फिर घर चले जाएंगे। सेम टैक्टिक यही आज अभी की गवर्नमेंट यही कर रही है। What actually matters is whether its generation turns up on polling day, not at gender, but that's the only pressure point that doesn't happen. So इस गवर्नमेंट का एक ही प्रेशर पॉइंट है, इनके वोट्स। सो अभी तो जितने लोग आए हैं यहाँ पे आए हैं वो ठीक है, लेकिन मैटर ये करता है कि जब वो अगला इलेक्शन होगा तो उस वक्त लोग किसको वोट देते हैं। अगर बीजेपी वापस आई तो साफ सीधी बात है कि अगर बीजेपी वापस आई तो इससे पता चलता है कि इंडिया के लोगों को डेवलपमेंट पसंद नहीं है, वो ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह कॉकरोच रहने हो सकता है। अगर बीजेपी की सरकार हाँ, अगर बीजेपी की सरकार वापस आई तो इस देश का और कुछ नहीं होना, उल्टा और बंटाधार होगा। ठीक है, सो मैं इस पे ख़त्म करना चाहूँगा, मेरे पास एनर्जी नहीं बची है। मैं ख़त्म करने से पहले मैं कुछ और बोलना चाहते हैं, कुछ बोलेंगे? सो या आई एम टायर्ड। I don't want to waste my time. हाँ, जैसे कि तू बहुत बड़ा नेता हो रखा है। आई डोंट वांना वेस्ट माय वर्ड्स। तेरे वर्ड्स की वैल्यू क्या है? वही जो इस यहाँ protest की वजह से। तूने यहाँ धरना लगाया, तेरे वर्ड्स की क्या है? किसने सुनी तेरी आवाज़? तूने बस इतना साबित किया कि हाँ भाई मुझे देश और यूथ की परवाह है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, लेकिन एक्चुअल चेंज क्या हुआ? धर्मेंद्र प्रधान तो बता रथ यात्रा में घूम रहा है उधर। भाई चेंज ये हुआ कि सब के सब कहीं ना कहीं अपने अंदर कुछ ना कुछ खोज रहे हैं, और मुझे अपने अंतरात्मा को शांति मिल गई कि मैंने हाँ ये बात है, ये एटलीस्ट वी आर एटलीस्ट मैंने इस अपने- चीज़ का अपने- पार्ट बना मैं क्या कहते हैं, हमारे हाथ में जो था हमने वो किया। हमने वो किया। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें राइट्स दिए हैं उसका हमने इस्तेमाल किया। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिए कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कर रहे हैं, हमारे पावर में यही है। सो अब मैं एक लास्ट लाइन लिखा है मैंने, थोड़ा एम्फेसिस डालने के लिए। मैं उससे पहले कंक्लूजन ही है, पता नहीं मेरा बोलने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा, मैं गला भी दर्द हो रहा है। आपको प्रोटेस्ट वीडियो में क्लिप्स डाल दूँ? फोटोज़ और क्लिप्स हो सके तो मैं थोड़ा डाल दूँगा शुरू में ही। डाल दिया होगा ऑब्वियसली अगर आप देख रहे हैं अभी तक तो। सो वही है, समरी कंक्लूजन यही है। द क्या है? नहीं, पूरा। द premise of protest is that power has conscience. द premise of protest is that power has consent. मतलब प्रोटेस्ट का premise ये है कि वो अज्यूम करती है कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, उनके पास ज़मीर है और एटलीस्ट अ फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। When neither of those exist, when the government is both ideologically comfortable with the policy and electorally safe because the majority agrees or doesn't care, protest becomes less a tool of immediate change and more often an act of witness. The protest, it says, we were here, we did not consent, and history will know this. We were here, we did not consent this, and history will know this. थैंक यू। आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पूरा तैयारी, ये तो बहुत कम है।